तो गाइस आपका स्वागत है मैंगी शो में और मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी लेके आई हूँ जहाँ पे इस कहानी में हमारी हीरोइन कॉन्ग से मिल लेते हैं जिसे लेके जाया जा रहा होता है ये फैमिली में। क्योंकि ये फैमिली की जो बेटी होती है बचपन में ही खो गई होती है और उसे फाइनली अब ढूंढ लिया गया होता है। तो वो जाती है ये फैमिली में एंटर करती है। सबसे पहले वो मैडम ये से मिलती हैं और वो बताती हैं कि मैं तुम्हारी दादी हूँ। दूसरी औरत बोलती है कि मैं मिस फेंग तुम्हारी माँ हूँ और तुम ही बचपन में हमसे खो गई थी, हमने तुम्हें अनाथालय में ढूंढा था। तब भी जो ये फैमिली की जो फेक डॉटर होती है इनका नाम यन झाओ होता है जो कि दादी माँ की बहुत फेवरेट होती हैं। दादी माँ बोल रही होती हैं भले ही तुम ये फैमिली की असली बेटी हो लेकिन यंझाओ यहाँ से बाहर नहीं जा सकती क्योंकि हमने उसे 20 साल से पाल पोस के बड़ा किया तुम्हारी जगह पे। लेकिन असली बेटी अब तुम निकली तो तुम घर में रह सकती हो। जहाँ पे मिस ये समझ जाती हैं कि जो दादी बहुत ज़्यादा पक्षपाती हैं मिस यंझाओ के लिए। वो उनकी बात का कोई भी जवाब नहीं देती, सीधा अपने कमरे में जा रही होती है। तभी फेक डॉटर यंझाओ से मिलने के लिए आती है। बोलती भले ही तुम रियल बेटी हो ये फैमिली की लेकिन उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि दादी माँ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं 20 साल से और वो मुझे ही अपनी पोती मानेंगे। और उसका बताती है कि भले ही तुम ये फैमिली की बेटी का दूसरा पद पा लो, लोग तुम्हें कितना भी जानने लगे लेकिन कोई भी तुम्हारी इज्जत नहीं करने वाला, ऐसा उसको बोल रही होती है। ये सुनने के बाद मिस कॉन्ग को गुस्सा आ रहा होता है लेकिन वो उसको जवाब नहीं दे रही होती क्योंकि उसे उसके मास्टर ने समझा के भेजा होता है कि तुम बचपन से बड़ी हो गई हो, छोटे से बड़े तक मैंने तुम्हें अनाथालय में पाला है लेकिन अब तुम्हारा असली परिवार तुमको ढूंढने के लिए आ रहा है क्योंकि तुम बोलने में बहुत ज़्यादा तेज तर्रार हो, लोग तुम्हारी बातें सुन के बुरा मान जाते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि तुम अपने परिवार में जब वापस जा रही हो तो लोगों से कम बोलना और जितना हो सके उतना अपना मुंह बंद रखना। ऐसा उसकी बात उसे मास्टर बोले होते हैं तो वो सिस्टर यंझाओ से कुछ नहीं बोलती और उसे इग्नोर करके आगे बढ़ाती है। उसके आने की खुशी में पार्टी रखी गई होती है जहाँ पे यंझाओ बता रही होती है कि भले ही तुम फैमिली में आ गई हो लेकिन उसे दिखाती है कि ये देखो ये तुम्हारा होने वाला फियांसी, वैसे भी तुम तो बोल नहीं रही हो, तुम्हारा फियांसी भी लंगड़ा है। और उसका मजाक उड़ा रही होती है। उसे भी बताती है कि जो ये बंदा है वैन फैमिली का यंग मास्टर वैन कैन है और बोलती है कि तुम गूंगी हो, वैसे भी वो लंगड़ा है, परफेक्ट मैच है। उसका मजाक उड़ा रही होती है। जब मिस कॉन्ग देखती हैं कि ये मिस्टर वैन है तो उसे याद आता है, सोचती है कि ये लंगड़ा तो था नहीं और याद करती है कि जब उसके जो मास्टर थे जब उसे डांट रहे थे तब ये आदमी कुत्ते को लेके घूम रहा था, अपने कुत्ते को टहला रहा था, तब तो उसके पैर एकदम से ठीक थे। और अब जब वो सामने से मिल रही है मिस्टर वैन से तो लोगों से उसे पता चल रहा है कि ये क्रिपल है, मतलब कि ये लंगड़ा है, चल नहीं सकता। वो हैरान होती है और जो मिस्टर वैन भी होते हैं वो बड़े ध्यान से मिस कॉन्ग को देख रहे होते हैं। इसके बाद हम दोनों बूढ़ी औरत को देखते हैं, ये फैमिली की बूढ़ी औरत, वैन फैमिली की बूढ़ी औरत। जो वैन फैमिली की बूढ़ी औरत होती है वो बातचीत कर रही होती है कि तुम्हारी खोई हुई बेटी वापस मिल गई, बहुत ही अच्छी बात है। और बोलती है कि तुम्हारी ये नई बेटी बहुत ही सुंदर है, सेकेंड डॉटर ऑफ ये फैमिली। मैं इसका शादी अपने बड़े पोते यंग मास्टर वैन से करना चाहती हूँ। ये देख के जो उसकी मॉम होती तुरंत ही तैयार हो जाती हैं, कहती बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद जो बातचीत ये उठती है कि लड़का लड़की को बातचीत करने के लिए बाहर भेज दिया जाए, जहाँ पे वो उसे बोल देती है मिस्टर वैन से कि अगर मैं तुम्हारा राज सभी के सामने खोल दूँ कि तुम लंगड़े नहीं हो, तुम चल सकते हो, तो कैसा रहेगा। ये देख के मिस्टर वैन बोलते हैं कि मुझे भी तुम पर शक हो रहा है कि तुम अचानक से ये फैमिली की डॉटर कैसे बन गई, तुम तो एक अनाथालय में रह रही थी, क्या सच है। ये सुनने के बाद वो बोलती है कि कुछ ऐसे राज है जिसे मैं नहीं बताना चाहती। ये देख के वो से बोलता है हम दोनों मैरिज कर सकते हैं, हम दोनों शादी कर लेते हैं, एक नाम की शादी, मैं तुम्हारा सच छिपाऊंगा तुम मेरा सच छिपा लो, क्या ये ठीक रहेगा। ये देख के बोलती है ठीक है फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और ऐसा बोल के वो वापस चली जाती है। और जो मिस्टर वैन होते हैं वो अपनी व्हील चेयर से उठते हैं और उनके पैर एकदम ठीक ठाक होते हैं और वो बोलते हैं किसी को कि पता करो कि जो मिस कॉन्ग थी वो अनाथालय में कब से कब तक रही है, उस बीच क्या क्या हुआ है, और वो किसी को इन्वेस्टिगेट करने को बोलता है। मिस कॉन्ग पार्टी को अच्छे से देख रही होती, चीज़ें खा पी रही होती हैं। जो यंझाओ की जो फ्रेंड्स होती हैं वो मिस कॉन्ग का बेइज्जती कर रही होती हैं कि भले ही ये फैमिली की दूसरी बेटी मिल गई है लेकिन यंझाओ के सामने कुछ भी नहीं है। यंझाओ बोल रही होती धीरे धीरे बोलो दोस्त, कहीं मेरी बहन को बुरा ना लग जाए, अगर वो बुरा मान जाएगी तो वो माँ से शिकायत कर देगी। ये देख के दोस्त लोग बोलती है कि अरे तुम कहाँ और वो कहाँ, वो तो गाँव के इलाकों से आई है, उसे यहाँ का
यहाँ का तौर तरीका ही नहीं आता, हाई क्लास क्या होता है इसे क्या ही पता। इसने तो कभी इतनी महंगी मिठाई, इतनी महंगी पार्टी कभी देखी भी नहीं होगी। और उसका मजाक उड़ाया जा रही थी और बोल रही होती है कि लगता है ये गूंगी भी है। ये देख के हमारी हीरोइन अपना मुंह खोलती है, बोलती है क्या तुम पागल हो चुकी हो बहन। और उसे भी बता देती है कि अगर मैं इस परिवार में आ चुकी हूँ तो मैं तुम्हें भी इस परिवार से भगा दूंगी, क्योंकि मैं इस परिवार की असली बेटी हूँ। और ऐसा बोल के जा रही होती है, लेकिन एक और जो दोस्त होता है वो सपोर्ट कर रहा होता है यंझाओ का। ये देख के जब मिस कॉन्ग होती है एक बोतल लेती है, उसके सर में मार देती हैं। इसके बाद का हम सीन ये देखते हैं, जो बूढ़ी औरत होती है ये फैमिली पे वो काफ़ी गुस्सा कर रही होती है कि इस लड़की को आया हुआ एक दिन भी नहीं हुआ, इसने यहाँ पे आके लड़ाई करवाना चालू कर दिया। तुम्हें शर्म नहीं आती इतनी अच्छी पार्टी को ख़राब करते हुए। वो तो सिर्फ मिस यंजाओ का ही साइड ले रही होती है। ये देख के मिस कॉन्ग समझ जाती है कि बूढ़ी औरत सच में बहुत ज़्यादा बुरी है, और जो बूढ़ी औरत होती है उसे बहुत कुछ सुना भी रही होती है। ये देख के जो मिस कॉन्ग होती बोलना चालू करती है कि तुम्हें अपनी दादी नहीं मानती हो, तुम बूढ़ी हो चुकी हो, तुम्हें मर जाना चाहिए। ये सुनने के बाद तो दादी माँ को चक्कर ही आने लगता है। अब जो मिस्टर वेन की दादी माँ होती है बोलती है लगता है ये लड़की बहुत ज़्यादा दुष्ट है, तुम्हें इससे शादी नहीं करनी चाहिए। ये देख के मिस्टर वेन बोलता है कि नहीं, मैं ऐसी लड़की से शादी करूँगा। ये देख के दादी माँ बोलती है फिर ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद का हम सीन ये देखते हैं, बूढ़ी औरत फैसला करती है कि कुछ भी हो जाए तुम अपनी नई बेटी को इस घर से बाहर निकालो, उसे कोई दूसरा घर तो रहने के लिए। और उसे बताती है कि ये अंजाऊ इतनी अच्छी बच्ची है, 20 साल पहले घर में आग लग गई थी तो ये अंजाऊ ने ही मेरी जान बचाई थी। मैं कैसे ये अंजाऊ को छोड़ सकती हूँ, कैसे इस घर से बाहर निकाल सकती हूँ। और वह ऐसा मिस फेंग से बोल रही होती है। जो मैडम फेंग होती साफ साफ मना कर देती हैं कि मेरी नई बेटी 20 साल से अनाथालय में रही है, मैं उसको अब कहीं भी दूर जाने नहीं दूंगी। ऐसा बूढ़ी औरत से बोलती है, जहाँ पे मिस कॉन्ग को पता चल जाता है कि अब समझ में आ रहा है कि ये बूढ़ी औरत क्यों यंझाओ की इतनी साइड लेती है, क्योंकि यंझाओ ने इसकी जान बचाई थी। तब तक वहाँ पे मिस कॉन्ग के रियल फादर आ जाते हैं, जो कि इस बात को यहीं पे ख़त्म करने के लिए बोलते हैं और अपनी माँ को भी बोलते हैं कि माँ इस बात को यहीं पे ख़त्म कर दे, और लड़ाई को बंद करने के लिए बोलते हैं। इसके बाद यंजाओ के फ्रेंड को देखते हैं, जो कि बोल रहा होता है मिस कॉन्ग ने यंजाओ के बारे में बहुत ज़्यादा बुरा बोला होता है। ये देखे फादर बोलते हैं कि हमारा फैमिली मैटर है, बाहर के लोगों को नहीं कुछ बोलना चाहिए, और उसे वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं। फिर इसके बाद अपनी बेटी कॉन्ग को समझाते हैं कि ये तुम्हारी बहन है, भले ये इस परिवार की असली बेटी नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन दादी माँ इसे बहुत ज़्यादा पसंद करती है, क्योंकि दादी माँ की इसने जान बचाई थी, तो तुम्हें इसे अपनी बहन के तरीके मारना चाहिए। लेकिन उन्होंने उनकी कोई बात नहीं सुनती और अपने कमरे में वापस चली जाती है। इसके बाद वो आ रही होती, नौकरानियाँ बातें कर रही होती हैं कि अब तो ये परिवार की असली बेटी आ गई, तब तो ये अंजाओं का पत्ता साफ होने वाला है। एक परिवार की दोनों बेटियों के बारे में कर रही होती है। वो आती है और अपने भाई के पास बैठती है। उसका भाई बोल रहा होता है कि क्या तुम्हें बुरा लग गया इन नौकरों की बात सुन के। वो से बोलती है मुझे क्यों बुरा लगेगा, और बोलती है वैसे भी मैं इस परिवार की असली बेटी हूँ, तो नकली बेटी को वापस जाना चाहिए, क्योंकि वो 20 साल से ऐशो आराम पा रही है। सुन के भाई बोलते हैं मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ कि दादी माँ उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती है, तो तुम ये बात भूल जाओ। इसके बाद जो बूढ़ी औरत आती है और वो बोलती है कि अभी तक ये लड़की इस घर से बाहर नहीं गई, और बोलती है कि तुम लोग लगता है मेरा मरा हुआ चेहरा देखना चाहते हो। ये देख के जो ये परिवार की सबसे बड़ी बेटी होती है वो नौकरानी को बुलाती है और कहती है कि बूढ़ी औरत को कमरे में लेके जाओ, और मिस कॉन्ग को बताती है कि मेरा नाम मिस टिंग है और मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। ये देख के वो अपनी बड़ी बहन मिस ये टिंग से मिलती है। इसके बाद जो बड़ी बहन होती है ये टिंग, वो अपनी छोटी बहन मिस कॉन्ग को एक कार देती है, बोलती है इस कार में 5 करोड़ रुपए हैं, तुम इन्हें खर्च कर सकती हो एज अ बहन, क्योंकि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, तो मैं तुम्हें ये गिफ्ट में दे रही हूँ। और इसके बाद उसे बोलती है कि अगर तुम्हें कोई भी परेशान करे तो तुम हेल्प ले सकती हो मिस यंझाओ की। ये सुनने के बाद तो वो कार्ड को वापस रख देती है और कहती है मैं उसे अपनी बहन नहीं मानती। लेकिन मिस टिंग उसे समझाती हैं कि तुम उसे अपनी बहन नहीं मानती, लेकिन 20 साल से हम सभी लोग एक परिवार के तरीके रह रहे थे, तुम्हें इस बात को समझना चाहिए। लेकिन जो मिस कॉन्ग होती हैं वो इस बात को समझती नहीं है और गुस्से में वहाँ से चली जाती हैं। इसके बाद का हम सीन देखते हैं जहाँ पे मिस यंझाओ, मिस कॉन्ग और मिस्टर वेन तीनों एक जगह पार्टी में गए होते हैं, जहाँ पे मिस यंझाओ बोल रही होती हैं कि यहाँ पे बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी हस्तियाँ आई हैं, तो बेहतर होगा कि तुम हमारी बेइज्जती नहीं कराओगी।
ये देख के वो बोलती है थैंक यू मुझे एज अ हेल्पर बताने के लिए और उसका मजाक बना के चली जाती है। अब जो मिस यान झाओ होती है अपनी तारीफ़ करवाने के लिए स्टेज पे जाती है और बहुत ही अच्छा सा सॉन्ग बजा रही होती है और सोच रही होती है सभी लोग मेरी तारीफ़ करेंगे और सभी लोग उसकी सच में तारीफ़ करते हैं। और इसके बाद जो लोग होते हैं जो मिस यान झाओ के दोस्त होते हैं वो सही मौका पा के फिर से दोबारा से मिस कॉन्ग का बेइज्जती करना चालू कर देते हैं। जहाँ पे मिस कॉन्ग बोलना चालू करती है तुम्हें क्या लगता है कि मुझे संगीत बजाना नहीं आता। और बोलते हैं हुनर तो सब में पाया जाता है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि कोई गांव से है या शहर से। इसके बाद जाती है, इसके बाद एक पिपकिरी टाइप का बजा रही होती है और ऐसा सुर निकाल रही होती है जिसे देख के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी वो नीचे उतरती है स्टेज से, एक लड़की उसे बोलती है कि तुम तो बहुत अच्छा गीत बना लेती हो, क्या तुम हमारे साथ काम करोगी, तुम्हारी जो धुन थी बहुत ज़्यादा सुरीली बहुत मीठी थी। लेकिन वो मना कर देती है कि मैं किसी के साथ काम नहीं करना चाहती, ये कुछ चीज़ें ऐसे जो मैंने छिपा के रखना चाहती हूँ। इसके बाद उन सबका बेइज्जती करने के बाद वहाँ से वो चली जाती है। इसके बाद बैठी होती है जो मिस्टर वेन होते बोलते मुझे समझ में नहीं आ रहा कितनी तुम टैलेंटेड हो यार, और बोलते कि तुमने पिपीरी बजाना कब से चालू कर दिया था। वो सब बताती है कि जब वो अनाथालय में रहा करती थी तब उसके दोस्त मर गए थे तो उसके अंतिम संस्कार के लिए हमारे पास इतने भी पैसे नहीं थे कि हम पिपीरी बजाएं, तो फिर मैंने पिपीरी बजाना चालू कर दिया, तब से मैं बजा लेती हूँ। ये सुन के उसकी बातों पे हंसता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो। फिर उसे अपनी फैमिली में आने के लिए बोलता है कि मेरे पेरेंट्स से तो मिल लो। वो कहती है ठीक है। इसके बाद वो घर जाती है, जो दादी माँ होती है बोलती हैं कि इस लड़की ने सभी लोगों के सामने यंझाओ का बेइज्जती किया, इसने हमारी नाक कटा दी, या तो इस परिवार में मैं और मेरी यंझाओ रहेगी या तो ये रहेगी। और बोलती हैं कि अगर तुम्हें ये लड़की ज़्यादा पसंद है तो मैं बूढ़ी औरत अपनी पोती के साथ इस घर को छोड़ के जा रही हूँ। ये देख के सभी लोग मना करते हैं कि ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। ये देख के दादी माँ बोलती है फिर तो इस लड़की मिस कॉन्ग को इस घर से बाहर निकालो, इसे कोई दूसरा घर दो रहने के लिए। ये देख के मैडम फेंग बोलती हैं कि मेरी बेटी 20 साल बाद मुझे वापस मिली है, आप ऐसा नहीं कर सकती। अगर आपको मेरी बेटी से दिक्कत है तो मैं अपनी बेटी के साथ इस घर को छोड़ के चली जाऊंगी। ये देख के दादी माँ बोलती हैं अगर तुम इस घर को छोड़ना चाहती हो तो तुम्हें अपने पति को तलाक देना होगा। ये सुन के वो तलाक देने को तैयार हो जाती है, बोलती है अपनी बेटी से कि सामान उठा के लाओ। जो बूढ़ी औरत होती है वो भी मुँह बना रही होती है। वह इसके बाद जो बूढ़ी औरत होती है वहाँ से उठ के चली जाती है। इसके बाद वो अपना सामान लेके आती हैं। उसकी माँ बोलती है कि तुम्हारा सामान बैग में इतना कम क्यों है। वो बताती है कि वो अनाथालय से अपना पूरा सामान कपड़े नहीं लाई थी, उसे लगा था कि शायद वो जिस घर में रहे वो घर उसका पूरी तरीके से ना हो, इस वजह से वो सामान नहीं लाई थी। ये सुनते हुए उसकी जो बड़ी बहन होती है उसके सर पे मारती है और बोलती है कि ये घर दादी माँ का नहीं बल्कि ये घर मेरा है, ये घर मेरे नाम पे है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ये घर दे सकती हूँ। वो बोलती तुम बड़ी बहन हो के मेरे सर पे मार रही हो, भला तुम्हारा क्या, तुम तो मुझे घर से कभी भी निकाल सकती है, तो तुम्हारा घर है। इसके बाद वो अपनी माँ के साथ चली जाती है दूसरे पैलेस में रहने के लिए। अब मिस कॉन्ग दूसरे घर में अपनी माँ के साथ रह रही होती है, तभी वहाँ पे मिलने के लिए आती है फेक डॉटर यंझाओ और बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे मेरी माँ को दूर कर लोगी और तुम मुझे ये फैमिली से भगा सकती हो। कहती है ऐसा कभी भी नहीं होने वाला और उसे अपना इविल चेहरा दिखा रही होती है। मिस कॉन्ग उसे कुछ नहीं बोलती, चुपचाप बैठ जाती है। जो यंझाओ होती है वो फैसला करती है कि वो चुपचाप चक्कर आने का दिखावा करेगी, उसके बाद वो बेहोश हो जाएगी तो सभी लोग उस पर ध्यान देंगे और ऐसा वो कर ही रही होती है। तब तक वहाँ पे जो माँ होती हैं वो भी आ जाती है, मैडम फेंग, और वो बोलती हैं बेटी यंझाओ तुम्हें क्या हो गया। तब तक सही टाइम पे जो उसका भाई होता है वो अपनी बहन यंझाओ को बचा लेता है। अब जो मैडम फेंग होती हैं वो यंझाओ का ख्याल रख रही होती है और जो ब्रदर होता है वो मिस कॉन्ग को लेके जाता है, बोलता है क्या तुम पागल हो गई हो, अगर यंझाओ बालकनी से गिर जाती है, अगर उसे कुछ हो जाता तो तुमने कब से उसे बालकनी में खड़ा कर रखा है, इतनी धूप है, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। वो उसे बताती है कि इतनी तेज़ भी धूप नहीं है, वो एक पैलेस के अंदर रह रही है, उसे कभी भी इतनी देर से चक्कर नहीं आएगा और गिर भी जाती तो क्या फ़र्क पड़ता, वो कौन सी ये फैमिली की डॉटर है। बोल दो मैंने तुमको मना किया था ना कि तुम बिना मेरी परमिशन के मेरे पैलेस में नहीं आ सकते, ये तुम्हारा ओल्ड हाउस नहीं है बल्कि ये हमारा पैलेस है। और बोल दे अगर तुम उसे अपनी बहन मानते हो तो फिर मैं तुम्हारे इस फैमिली में नहीं रह सकती है। बोलती है कि उस लड़की को जाना होगा क्योंकि यह उसका खुद का घर नहीं है। इसके बाद जो मैडम फेंग होती हैं वह यंझाओ को देख के बहुत ज़्यादा रो रही होती है। इसके बाद का हम सीन देखते हैं। जो बेटी यंझाओ होती है वो माँ को अपने साथ ओल्ड हाउस चलने के लिए बोलती है, लेकिन माँ तो साफ मना कर देती हैं।
अब वो कहीं जा रही होती है, उसकी माँ बोलती क्या तुम भूल गई। वो बोलती हाँ मुझे माँ पता है कि मुझे अपने वेन फैमिली में जाना है मिस्टर वेन के माँ बाप से मिलने के लिए। उसकी माँ कहती ठीक है अच्छे से जाना। इसके बाद वो वेन फैमिली में पहुंच जाती है। उससे सामने से पिकअप करने के लिए खुद मिस्टर वेन आते हैं और मिस्टर वेन से बोलती है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो बोलते हैं ये सब हमारे लोग हैं। इसके बाद वो व्हील चेयर को आगे बढ़ाते हुए लेके जा रही होती है। फिर घूमते घूमते भटक जाती है और किसी अनजान पर्सन से मिलती है और वो बोलती है कि तुम कौन हो। और वो बताती है कि वो मिस्टर वेन की होने वाली फियोंसी है। तो इस बंदे के बारे में जान लेते हैं।